हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। जो मैंने आपको 2 पेपर बताए थे वो आपने अच्छी तरह से रट लिए होंगे। और आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे विज्ञान का पेपर है जो अर्धवार्षिक का ही आपका क्लास 10th के लिए है। ओके, जो आपका मूल्यांकन होगा 70 नंबर का होगा। कितने नंबर का होगा? 70 नंबर का होगा। ओके, कितने नंबर का होगा? 70 नंबर का। तो हमारा अति लघुरात्मक प्रश्न प्रत्येक 1 नंबर के हैं। कितने नंबर के हैं? 1 नंबर के। यह निरीक्षण नहीं है कि यही प्रश्न आएंगे, लेकिन इनमें से कई प्रश्न आपके मिल सकते हैं जो ओके देखते हैं। पहला प्रश्न है, अवक्षेपण अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं? क्या है अवक्षेपण अभिक्रिया से आप क्या समझते हो? तो अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं ऐसी अभिक्रिया जिनमें उत्पाद अविलेय अवस्था में प्राप्त होकर विलयन में नीचे स्थिर हो जाता है। जो विलयन अवस्था में है, विलय घुले हुए हो और वो विलयन में नीचे स्थिर हो जाता है, अवक्षेपण अभिक्रिया कहलाती है। ओके, दूसरा क्वेश्चन है, जो दूसरा क्वेश्चन है वो CBSE एंड सेंट्रल बोर्ड में पूछा गया है, जो इंग्लिश मीडियम है उसमें पूछा गया है 2016 में यह प्रश्न है। तो प्रश्न है हमारा, पीएच चार्ट के अंतिम सिरों पट दिखने वाले 2 रंग हैं। जो पीएच स्केल होता है ना, उसके चार्ट के अंतिम सिरों पर जो रंग दिखते हैं वो कैसा होता है? वो है लाल और नीला। ओके, लाल और नीला। अगला तीसरा प्रश्न है, तीसरा, 2 संश्लेषित सूचकों के नाम लिखिए। ये RBSE 2015 में पूछा गया है। RBSE 2015 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। 2 संश्लेषित सूचकों के नाम लिखिए, तो वो है मेथिल और ऑरेंज। ओके, 2 संश्लेषित सूचकों के नाम क्या है? मेथिल और ऑरेंज। अगला चौथा क्वेश्चन है, लोहे के फ्राइंग पैन को जंग लगने से बचाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि प्रयुक्त है? जो जो लोहे का फ्राइंग पैन होता है, यानी फ्रेम में कुछ भी मान लो आप, उसको कौन सी विधि से जंग लगने से बचाया जा सकता है? जिंक की परत चढ़ाकर। क्या करके? जिंक की परत चढ़ाकर उसे लोहे को जंग लगने से बचाया जा सकता है। अगला 5वां क्वेश्चन है, हाइड्रोजनीकरण क्या है? ये 2017 में पूछा गया है और 2023 में पूछा गया। तो 2023 की जो बोर्ड एग्जाम थी ना, बोर्ड नहीं हाफ ईयरली, उसमें ही पूछा गया इनकी क्वेश्चन। अब देख लो आप, तीसरी बार पूछा जाएगा ये क्वेश्चन, इस बार भी पूछा जाएगा 100%। हाइड्रोजनीकरण क्या है? तो हाइड्रोजनीकरण क्या है? असंतृप्त हाइड्रोजन का द्वि अथवा त्रिबंधन के दोनों ओर हाइड्रोजन का योग हाइड्रोजनीकरण कहलाता है। दोबारा सुनो, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का द्वि अथवा त्रिबंधन के दोनों ओर हाइड्रोजन का योग हाइड्रोजनीकरण कहलाता है। ओके, अगला 6वां प्रश्न है, निषेचन के पश्चात यानी बाद निषेचित अंडा कहाँ स्थापित होता है? निषेचन के बाद निषेचित अंडा कहाँ स्थापित होते हैं? ओके, तो होता है गर्भाशय में। कहाँ स्थापित होते हैं? गर्भाशय। अगला 7वां क्वेश्चन है, गोलीय दर्पण किसे कहते हैं? ये RBSE के 2015 में पूछा गया है। कब पूछा गया है? RBSE में राजस्थान बोर्ड में पूछा गया है, सेकेंडरी एजुकेशन 2015 में। गोलीय दर्पण किसे कहते हैं? तो गोलीय दर्पण कहते हैं, गोलीय दर्पण किसी चमकीली गोले का कटा हुआ भाग होता है जो अंदर या बाहर का परावर्तन कर सकता है। गोलीय दर्पण किसी चमकीले गोले का कटा हुआ भाग होता है जो अंदर या बाहर से प्रकाश का परावर्तन कर सकता है। ओके, 8वां क्वेश्चन है, वाहनों के पीछे के दृश्य के दर्पण में प्रयुक्त गोलीय दर्पण का नाम लिखिए। RBSE 2015 में पूछा गया है क्वेश्चन भी, एक नंबर के क्वेश्चन सब एक ही लिखा हुआ ना कि वाहनों के जो दर्पण होता है वो प्रयुक्त गोलीय दर्पण का नाम लिखा। कौन सा दर्पण है जो वाहनों के पीछे देखा जा सकता है? वो है उत्तल दर्पण। कौन सा दर्पण है? उत्तल दर्पण। अगला 9वां क्वेश्चन है,
ओम का नियम लिखिए। ये 2015 में पूछा गया है, 17 में पूछा गया है, 2023 में आप ईयर में पूछा गया है, 2020 में ही पूछा गया है। कब पूछा गया है? तो ये चौथी बार आपकी पूछा जा रहा है। ओके, 5 सालों में पूछे जाते हैं, 5 या 10 साल के अंदर अंदर। ओके, ओम का नियम लिखिए। तो ओम का नियम है किसी के सिरों के बीच विभंतर वी को ही कहते हैं। तो आई आर, ये आई आर, जहाँ आई चालक में प्रवाहित धारा, आर चालक का प्रतिरोध। ओके, चालक का प्रतिरोध। अतः चालक के सिरों का विभवांतर, चालक में प्रवाहित धारा व प्रतिरोध, आर को क्या प्रतिरोध दोनों पर निर्भर करता है तथा यह दोनों की अनुक्रमानुपाती होता है। ओके, अनुक्रमानुपाती होता है। ओके, आपका 10वां क्वेश्चन है, महासागरों में जल का स्तर किस कारण चढ़ता है और गिरता है? ये आरबीएससी के 2013 में पूछा है। ओके, आरबीएससी में जल का स्तर किस कारण तो चढ़ता है और किस कारण ही गिरता है? तो इसका उत्तर है चंद्रमा के गुरुत्वीय खिंचाव के कारण। गुरुत्वाकर्षण बल होता है और एक ही गुरुत्वीय होता है, पढ़ा होगा आपने, चंद्रमा के गुरुत्वीय खिंचाव के कारण। ओके, अगला क्वेश्चन है आपका 11वां, पारिस्थितिक तंत्र के विभिन्न घटकों के उदाहरण दीजिए। क्या है? पारिस्थितिक तंत्र के विभिन्न घटकों के उदाहरण दीजिए। ये क्वेश्चन 2015 में पूछा गया है, राजस्थान की बोर्ड में 2015 में पूछा गया है। किसी भी पारिस्थितिक तंत्र के 2 घटक होते हैं। प्रश्न देखो, पारिस्थितिक तंत्र के विभिन्न घटकों के उदाहरण। किसी भी पारिस्थितिक तंत्र के 2 घटक होते हैं। कितने घटक होते हैं? 2। पहला अजैविक घटक होता है और दूसरा होता है जैविक घटक। तो जो अजैविक घटक में क्या क्या सम्मिलित होते हैं? इसमें जल, वायु, प्रकाश, ताप, मृदा आदि सम्मिलित होते हैं। दूसरा जैविक, इसमें यह निम्न प्रकार हैं। तो इनमें देखो क्या क्या सम्मिलित हैं। उत्पादक सभी हरे पौधे, उत्पादक जो सभी हरे पौधे होते हैं वो सम्मिलित होते हैं। और उत्पादक में क्या क्या आते हैं? वहीं उपभोक्ता, ये प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक आदि होते हैं। तीसरा पॉइंट है अपघटन होते हैं। क्या होते हैं? अपघटक होते हैं। ये सूक्ष्म जीव जीवाणु पाए जाते हैं। ओके, ये आपका 11वां कंप्लीट हो चुका है। 12वां है पारितंत्र किसे कहते हैं? पारितंत्र किसे कहते हैं? तो पारितंत्र किसी क्षेत्र के जैव अजैव घटकों, प्राणियों, पेड़ पौधों, जीव जंतुओं के आपसी संबंध का एक संगठन होता है, वह पारितंत्र कहलाता है। दोबारा, पारितंत्र किसी क्षेत्र के जैव अजैव घटकों, प्राणियों, पेड़ पौधों, जैव जंतुओं के आपसी संबंध का एक संगठन होता है, वह पारितंत्र कहलाता है। ओके, अगला 13वां क्वेश्चन है, मानव की आंत में कौन सा जीवाणु होता है? क्या है? मानव की आंत में कौन सा जीवाणु होता है जो गंगा जल को दूषित करता है? मानव के अंदर कौन सा जीवाणु होता है जो गंगा जल को दूषित करता है? कौन सा जीवाणु? तो ये है कोलीफॉर्म। क्या है? कोलीफॉर्म। 13वां कंप्लीट। अगला क्वेश्चन है 14वां, 2 जीवाश्म ईंधनों के नाम लिखिए। 2 जीवाश्म ईंधनों के नाम लिखिए। पहले क्वेश्चन आया था ये वनों के नाम, कि 2 वनों के नाम लिखिए। ओके, तो जीवाश्म ईंधन है कोयला, पेट्रोलियम। कोयला भी नीचे निकलता है और पेट्रोलियम भी नीचे निकलता है। ईंधन, जीवाश्म ईंधन जीवों से। अगला प्रश्न लघुत्तरात्मक 2 नंबर का है प्रत्येक। 15वां क्वेश्चन है आपका, चिपको आंदोलन से आप क्या समझते हो? आप सोच रहे होंगे कि ये तो सामाजिक का क्वेश्चन है, लेकिन ये साइंस में भी आता है भैया। चिपको आंदोलन से आप क्या समझते हो? ये 2012 में पूछा गया है राजस्थान के आरबीएससी क्वेश्चन में, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान। ओके, तो उत्तर होगा चिपको आंदोलन से आप क्या समझते हो? शॉर्ट तरीके में समझाया गया है। गढ़वाल के रेनी नामक गांव की महिलाओं ने वनों के ठेकेदार द्वारा काटे जाने का विरोध किया। कौन सा गांव था? गढ़वाल के रेनी नामक गांव की महिलाओं ने वनों के ठेकेदार द्वारा काटे जाने का विरोध किया। किन्होंने किया? महिलाओं। उन्होंने पेड़ों से लिपटकर उनकी रक्षा की। किन पेड़ों से लिपटकर उन्होंने पेड़ों की रक्षा की?
उनके इस प्रयास से स्थानीय वन उजड़ने से बच गए। जो स्थानीय वन यानी पेड़ पौधे थे वो उजड़ने से यानी कि खाली होने से बच गए। इस घटना को चिपको आंदोलन के नाम दिया गया। 365 और थे मेरे थे शायद उसमें। ओके, 16वां क्वेश्चन है, हमें संसाधनों के प्रबंधन की क्यों आवश्यकता है? हमें जो संसाधन है उनकी सुरक्षा क्यों करनी चाहिए? प्रबंधन यानी कम करना चाहिए, क्यों आवश्यक है? तो ये 2 नंबर का माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 2012 में एक साथ पूछी गई थी। ओके, संसाधन सीमित होते हैं। संसाधन बढ़ते नहीं, जनसंख्या बढ़ती जाती है, लेकिन संसाधन तो सीमित होते हैं। हमें अनेक दैनिक वस्तुएं प्राकृतिक संसाधनों से प्राप्त होती हैं। हमें अनेक दैनिक वस्तुएं प्राकृतिक संसाधनों से प्राप्त होती हैं। यदि हम इन संसाधनों का उपयोग अल्प यानी कम समय में कर लेंगे तो अपनी भावी पीढ़ी को इन संसाधनों से वंचित रहना पड़ेगा। यदि हम इन संसाधनों का प्रयोग अभी इस समय ही पूरा कर लेंगे तो हमारी जो पीढ़ी आएगी वो क्या करेगी? वो इन संसाधनों से वंचित रह जाएगी। इसलिए हमें संसाधनों का प्रयोग विवेकपूर्ण ढंग से करना चाहिए, यानी बुद्धि से करना चाहिए। ओके, समझ में आया? अगला 17वां क्वेश्चन है, ओजोन परत। ओजोन परत सूर्य से आने वाले कौन सी विकिरण सुरक्षा प्रदान करती है? जो ओजोन परत होती है वो कौन सी यानी खराब किरणें या आती हैं उनसे क्या सुरक्षा प्रदान करती है? इसका पहला क्वेश्चन ये क्या है नाम इसका? बी। डिस्पोजल प्लास्टिक कप की अपेक्षा कागज के डिस्पोजल कप के इस्तेमाल के क्या लाभ हैं? एक मिनट। पहला है, ओजोन परत सूर्य से आने वाले किरणों कौन सी विकिरण सुरक्षा प्रदान करती है? ओजोन परत सूर्य से आने वाले कौन सी विकिरण से सुरक्षा प्रदान करती? तो इसका उत्तर होगा पराबैंगनी किरणों से। कौन सी किरणें आती हैं? पराबैंगनी आती हैं सूर्य से, और ओजोन परत होती है जो उन्हें से हमें सुरक्षा प्रदान करती है। 2015 में पूछा गया है। अब बी है, डिस्पोजेबल, यहाँ डिस्पोजल होता है ना हमारे चाय पीने का वो वगैरह, कप की अपेक्षा कागज के डिस्पोजल कप के इस्तेमाल के क्या लाभ हैं? प्लास्टिक आता है लेकिन कागज से क्या लाभ है? तो इसका उत्तर है डिस्पोजेबल प्लास्टिक कप से अपेक्षा कागज के डिस्पोजल कप प्रकृति में जीवाणुओं द्वारा आसानी से अपघटित हो जाते हैं। जो कागज होता है वो आसानी से अपघटित हो जाता है धरती के अंदर, जीवाणुओं द्वारा आसानी से अपघटित होता है। छोटे छोटे कीड़े पड़ जाते हैं और वो आसानी से अपघटित हो जाते हैं, लेकिन प्लास्टिक के अंदर कीड़े पड़ते हैं इसीलिए वो अपघटित नहीं होता है, जिससे कि प्रकृति में कोई प्रदूषण नहीं होता है। ओके, समझ में आ गया? 18वां है, प्लोमिंग का वाम अस्त नियम लिखिए। ये RBS से 15 में पूछा गया है राजस्थान बोर्ड में, और 22 में भी पूछा गया था, और CBSE 2018 में पूछा गया था। ओके, फ्लोइंग का वाम अस्त नियम, देखते हैं इसका उत्तर है फ्लेमिंग का वाम अस्त नियम। इस नियम के अनुसार यदि हम अपने बाएं हाथ के अंगूठे तथा पहली 2 अंगुलियों को इस प्रकार फैलाएंगे कि तीनों परस्पर लंबवत रहें। किस प्रकार फैलाएंगे? इस प्रकार फैलाएंगे, इस प्रकार दोनों अंगुलियों को और अंगूठे को इस प्रकार। ओके, यदि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा प्रदर्शित करें, चुंबकीय क्षेत्र ये रहा चुंबकीय आपका क्षेत्र, मध्यम चालक में प्रवाहित धारा, विद्युत धारा यहाँ आ चुकी है, धारा की दिशा प्रदर्शित करे तो अंगूठा चालक पर लगने वाले बल की दिशा प्रदर्शित करेगा। ओके, ये उत्तर है। मैंने आपको चित्र बता दिया है, ये परीक्षा में आता है बनाने के लिए। 5 नंबर का भी आता है कभी 2 नंबर का भी आ जाता है, तो 2 नंबर का लिया है मैंने इसको। ओके, ये आपका प्रश्न हो गया। अगला क्वेश्चन है 10वां 10वां नहीं, किसी दिए गए क्षेत्र में चुंबकीय क्षेत्र एक समान है। क्या है? किसी दिए गए क्षेत्र में चुंबकीय क्षेत्र एक समान है। इसे निरूपित करने के लिए आरेख खींचिए। आरेख यानी सीधी लाइन खींचिए। ओके, ये RBSE के 2016 में पूछा गया। उत्तर है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र परस्पर समांतर बल रेखाओं द्वारा
प्रदर्शित किया जाएगा जैसा कि निम्न चित्र में प्रदर्शित किया गया है। इस प्रकार ओके। एक समान चुंबकीय क्षेत्र समान बल रेखाओं द्वारा प्रदर्शित किया जाएगा जैसा कि निम्न चित्र में प्रदर्शित किया गया है। ये किया गया है ओके। अगला 20वां क्वेश्चन है, दूरदृष्टि किसे कहते हैं? किरण आरेख द्वारा समझाओ। क्या है? दूरदृष्टि किसे कहते हैं? दूरदृष्टि भी दूसरा भी होता है और ये हमारा दूसरा है। दूरदृष्टि दोष ओके। इस दोष से मनुष्य की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख सकता है। जो मनुष्य होता है वो वस्तुओं को स्पष्ट यानी सही मायने में देख सकता है कि ये क्या है, ये क्या है, ये क्या, परंतु पास की वस्तु स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता। समझ में आया कि इसका समझ में आया? आपको नहीं आया अभी तक? दूरदृष्टि का मतलब है कि वस्तु को दूर से देखा जा सकता है। जो दूर वस्तु है उसको आसानी से देखा जा सकता है, लेकिन जो पास में वस्तु है उसे आसानी से नहीं देखा जा सकता है दूरदृष्टि नियम में ओके। नहीं देखा जा सकता। इसमें नेत्र का स्पष्ट बिंदु निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर से अधिक दूरी हो जाता है। दूरदृष्टि के कारण नेत्र में दूरी का कम हो जाना, अर्थात नेत्र के गोले का कम हो जाना। नेत्र के गोले का कम हो जाना आया समझ में? दूसरा है लेंस का पतला हो जाता है। जो हमारी आंखों के भीतर वो होता है ना, लेंस लगा हुआ होता है, वो पतला हो जाता है, उसको फोकस दूरी कहते हैं। फोकस दूरी किसे कहते हैं? जो लेंस का पतला होने फोकस दूरी कर लेता है, फोकस दूरी बढ़ जाती है, फोकस दूरी उसे कहते हैं। ये रहा चित्र आएगा ऐसा पर्सन बनाने के। ये नेत्र लेंस है, ये निकट स्थित वस्तु हो गई यहाँ वो बिंदु ओके। ऐसे देखा जा सकता है। अगला आपका 21वां प्रश्न है, सूर्योदय के समय सूर्य रक्ताभ क्यों प्रतीत होता है? सूर्योदय के समय सूर्य रक्ताभ क्यों प्रतीत होता है? ये RBSc 2016 में पूछा गया है। दिन के समय प्रातःकाल सूर्य क्षितिज के निकट होता है। क्षितिज का अर्थ मुझे नहीं मालूम लेकिन क्या होता है, लेकिन कुछ होता होगा यार। सूर्य की किरणों को हम तक पहुंचाने के लिए वातावरणीय मोटी परत से गुजरकर पहुंचना पड़ता है। जो सूर्य की किरण होती है उसे मोटी परत ओजोन परत से गुजरना पड़ता है, फिर हम तक पहुंचता है। नीले और कम तरंगदैर्घ्य के प्रकाश का अधिकांश भाग वहाँ उपस्थित कणों वे दोबारा प्रकीर्णन कर दिया जाता है। हमारी आंखों तक पहुंचने वाला प्रकाश अधिक तरंगदैर्घ्य का होता है, इसलिए सूर्योदय और सूर्य अस्त के समय सूर्य रक्ता प्रतीत होता है। रक्ता यानी रक्त जैसा प्रतीत होता है। जब सूर्य उदय होता है जब रक्त के जैसे होता है, और जब अस्त भी होता है तो रक्त के जैसे होता है, रक्त के जैसा ओके, याद रखना। अगला 22वां क्वेश्चन है, ड्राइवर का रात्रि में किस प्रकार के प्रकाश पुंज का उपयोग करना चाहिए? स्पष्ट कीजिए। बिल्कुल सही प्रश्न है, यही 2016 में पूछा है। पर उत्तर होगा ड्राइवर रात्रि में कम तीव्रता वाले प्रकाश पुंज का प्रयोग करना चाहिए। समझ में आया कुछ? पुंज का अर्थ है जो ड्राइवर होते हैं वो, जैसे गाड़ी हो गया, ट्रक हो गया, तो उसमें जो प्रकाश की लाइटें होती है तो उसमें प्रकाश कम वाला पुंज करना चाहिए, ज़्यादा वाला नहीं करना चाहिए। कम तीव्रता वाले प्रकाश पुंज का प्रयोग करने से सामने से आने वाली वाहन के ड्राइवर की आंखों में रोशनी नहीं पड़ती। जो सामने से कुछ मोटरसाइकिल आ रही है या कुछ मारुति वगैरह आ रही हो ना, तो उसकी आंखों में प्रकाश नहीं जाता है, इससे गाड़ी का बैलेंस नहीं बिगड़ता। यदि ज़्यादा पुंज वाला रखेगा तो गाड़ी उसका बैलेंस बिगड़ जाएगा, उसे सामने स्पष्ट दिखाई देता है कम रखने से। इस प्रकार से आपस में दुर्घटना होने से बच जाते हैं। कम तीव्रता वाले प्रकाश पुंज रात में वाहनों के लिए बहुत मदद करता है, ध्यान रखना आप इस बात का। अगला 23वां क्वेश्चन है, किसी गोलीय दर्पण के लिए आवर्धन का सूत्र लिखिए। किसी गोलीय दर्पण के लिए आवर्धन का सूत्र लिखिए। आवर्धन का सूत्र बताएं क्या होता है? बताओ। आवर्धन
प्रतिबिंब का आकार और वस्तु का आकार, ये होता है। ओके, दूसरा है 23वें का दूसरा, उस दर्पण का नाम लिखिए जो बिंब का सीधा तथा आवर्धित प्रतिबिंब बन सके। उस दर्पण का नाम लिखिए जो बिंब का सीधा तथा आवर्धित प्रतिबिंब बन सके। तो इसका उत्तर है अवतल दर्पण। वो तो उत्तल दर्पण था, पीछे देखने से जो वाहन होते हैं पीछे देखने के लिए उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। वो सीधा तथा अवरोधित प्रतिबिंब बन सके उसके लिए अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। 23वें का तीसरा है, उत्तल दर्पण के मुख्य फोकस की परिभाषा लिखिए। ये क्वेश्चन 23वां RBSC 2016 में ऐसा कैसा पूछा गया था। ओके, उत्तल दर्पण के मुख्य फोकस की परिभाषा लिखिए। तो देखते हैं क्या है इसकी परिभाषा। इसकी परिभाषा है, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाले प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष पर मिलती हुई प्रतीत होती है। मिलती हुई प्रतीत होती है, उसे उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। कंप्लीट हो गया ना ये भी, 23वां भी। अगला 24वां है, एक समतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन +1 है, इसका अर्थ है। ये आपको 2022 में पूछा गया था। ओके, आप ही एल में उत्तर है समतल दर्पण। ये हो गया, ये हो गया। चूंकि प्रतिबिंब एक बिंब का आकार बराबर है, क्या है, प्रतिबिंब एक बिंब का आकार बराबर है, धनात्मक चीज प्रदर्शित करता है कि समतल दर्पण द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब आभासी होता है। कैसा होता है, आभासी होता है, तथा वस्तु के विपरीत दर्पण के पीछे बनता है। जो वस्तु होता है उसके विपरीत, जैसे ये मोबाइल पड़ा हुआ है और उसके पीछे उसकी छाया बनेगी। ओके, अगला 25वां क्वेश्चन है, उस दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करिए। किसकी, उसकी नहीं, इसकी। उस उत्तल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए जिसकी है या उसकी है। मान लो उसकी वक्रता त्रिज्या 25 सेंटीमीटर है। अब आप सो रहे हो गणित के क्वेश्चन आ गए। अरे भाई, साइंस में आजकल गणित के क्वेश्चन आते हैं। उसे उत्तल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए, सही वक्रता त्रिज्या ज्ञात कीजिए 25 सेंटीमीटर। उत्तर दिया है, उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या है, आर का मतलब वो क्या होता है, त्रिज्या होती है। तो +32 सेंटीमीटर की फोकस है। कितनी है फोकस, मान लिया हमने 32 सेंटीमीटर। एफ का मतलब फोकस हो गया, फोकस बराबर R +32। ओके, गलत, ऐसा नहीं है, ये ऐसा है। फोकस R/2 +32/2 16 सेंटीमीटर, ऐसा ही है। कितना आ गया फोकस, 16 सेंटीमीटर। लघु, ऐसे लघु लेते हैं ना, उसका 2 हो गया और वैसे वैसे आएगा, ये करके देख लेना। ओके, 1 मिनट। ओके, आया समझ में कुछ, कट गया, 2 चुकी 12। ओके, एक बार आप देख लेना, दोबारा दोहरा लेना, लेकिन ये आएगा इसका उत्तर। 26वां क्वेश्चन है, कोई अवतल दर्पण अपने सामने, क्या है 26वां, कोई अवतल दर्पण अपने सामने 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखे किसी बिंब का 3 गुना आवर्धित बड़ा वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। कोई अवतल दर्पण अपने सामने 10 सेंटीमीटर दूरी रखने पर किसी बिंब का 3 गुना आवर्धित बड़ा वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। प्रतिबिंब दर्पण से कितनी दूरी पर है, प्रतिबिंब दर्पण से कितनी दूरी पर है। तो इसका ये दिया गया है, दिया गया कितना है, 3 -3। दोबारा सुनो इस प्रश्न को, मेरे भी समझ में नहीं आया। वैसे बिंब दिया गया है 3, ये माइनस नहीं है भैया, माइनस नहीं, बिंब का 3 गुना है। 3 वास्तविक प्रतिबिंब के लिए ऋणात्मक है, सही है, घटता हुआ, इसलिए माइनस लगा हुआ है। वास्तविक ऋणात्मक है। बिंब की दूरी कितनी है, 10 सेंटीमीटर। प्रतिबिंब की दूरी पता ही नहीं है हमें, वेग दूरी m बराबर -v/-3 बराबर -v/-10।
आगे है इसका थोड़ा बहुत। अतः v बराबर 30 सेंटीमीटर। अतः प्रतिबिंब दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर उसकी चाल निर्वाहित में सामने बनेगा। ओके, ये हो गया हमारा 26वां। अगला है हमारा दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्न, जो 3 अंक का है। ओके, 27वां क्वेश्चन है, जलीय जीवों और स्थलीय जीवों की सांस लेने की दरों में क्या अंतर होता है? जलीय जीवों और स्थलीय जीवों की सांस लेने में की दर में क्या अंतर होता है? व्याख्या कीजिए। CBSE में पूछा गया है 2020 में, उससे आपको कोई मतलब नहीं है, लेकिन कभी कहीं भी पूछ लेते हैं प्रश्न। ओके, तो इसका उत्तर है, जल में विलेय ऑक्सीजन और आयु से लेते हैं। एक मिनट। जल में जलीय जीव और स्थलीय जीव सांस लेने में क्या अंतर है? एक मिनट, आगे क्या है इसका कुछ, ये पूरा उत्तर नहीं है इसका ये पूरा उत्तर नहीं है। 27वें का नहीं है, 27वें का बी का तो है, 3 नंबर का है, ये रहा। प्रश्न क्या समझ में आएगी आप दो। मानव श्वसन तंत्र का आलेख कीजिए और उस ग्रसने श्वासनली पुष्प डायग्राम कोश का नामांकन कीजिए। ये रहा, ये नासा आ गया, ये मुग्धवा आ गया, ये फेरिंग आ गया, स्वरयंत्र आ गया, नवस फेफड़े आ गए, सब आ गया, डायफ्राम आ गया। ओके, लेकिन 27वें का वो नहीं है, इसका भी आपको 3 नंबर मिलेगा, अथवा ले लेना आप। ओके, ये 28वां आ गया आपके सामने। आवर्त 28वें का पहला ये आवर्त सारणी में क्या है? आवर्त सारणी में सारणी आवर्त सारणी में बोरोन के स्तंभ के सभी तत्वों के कौन से गुणधर्म समान हैं? ओके, तो इसका उत्तर है हमारे पास बोरोन की भांति आवर्त सारणी के समान स्तंभ में सभी तत्वों के बाह्यतम कोशों में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? बाह्य कोश में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, अर्थात इसकी तथा इनकी संयोजक के 3 हैं। इनकी संयोजक 3 होती हैं। सभी विद्युत के सुचालक होते हैं। आया समझ में? सभी विद्युत के सुचालक होते हैं। यदि आप इलेक्ट्रॉन होते हैं, यहाँ तक लिख दोगे तभी आपको नंबर मिल जाएंगे। दूसरा है आवर्त सारणी में क्या है? आवर्त सारणी में फ्लोरीन के स्तंभ के सभी तत्वों के कौन से गुणधर्म समान है? आवर्त सारणी में फ्लोरीन के स्तंभ के सभी तत्वों के कौन से गुणधर्म समान है? तब इसका उत्तर है फ्लोरीन की भांति आवर्त सारणी के समान स्तंभ में सभी तत्वों के बाह्य कोशों में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने होते हैं? 7 होते हैं बच्चों। इसमें तो 7 होते हैं और इसमें 3 होते हैं, तथा ये एलोजोन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? हेलोजोन कहलाते हैं। इन सभी की संयोजक एक होती है। सभी विद्युत के अचालक और भंगुर होते हैं। क्या होते हैं? अचालक। चालक नहीं होते हैं, ये अचालक होते हैं। ओके, 29वां है अगला। निबंधात्मक प्रश्न आ चुके हैं जो आपके 5-5 नंबर के आएंगे। ओके, ये 29वां क्वेश्चन आ चुका है। साबुन की सफाई प्रक्रिया की क्रियाविधि समझाओ। साबुन की सफाई प्रक्रिया की क्रियाविधि को समझाओ। CBSE में पूछा गया है और RIBSE में 2022 में पूछा गया था। ओके, 5 नंबर का क्वेश्चन है। यदि आप इसे छोड़ दें तो 5 नंबर नहीं मिलेंगे, कर दो मिल जाएंगे। देखते हैं, साबुन में ऐसे अणु होते हैं। कैसे अणु होते हैं? ऐसे अणु होते हैं जिसके दोनों सिरों के विभिन्न गुणधर्म होते हैं। जल में घुलनशील एक सिरे को हाइड्रोफिलिक कहते हैं। तथा हाइड्रोकार्बन में विलयशील दूसरे सिरे को हाइड्रोफोबिक कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइड्रोफोबिक। जब साबुन जल की सतह पर होता है तथा इसके अणु अपने आप को इस प्रकार व्यवस्थित कर लेते हैं कि इसका आयनिक सिरा जल के भीतर होता है, जबकि हाइड्रोकार्बन पूंछ जल के बाहर होती है। जल के अंदर इन अणुओं की विशेष व्यवस्था होती है, जिससे इसका हाइड्रोकार्बन सिरा जल के बाहर बना होता है। ऐसा अणुओं का बड़ा समूह
बनने के कारण होता है ये हाइड्रोफोबिक फूंद समूह के विपरीत हिस्से में होती है। ओके, जबकि उसका आयनिक सिरा समूह की सतह पर होता है। इस संरचन को मिसेल कहते हैं। पूरा है गया इसमें तो पार्ट ही। मिसेल के रूप में साबुन सफाई क्रिया में सक्षम होता है। यदि आप इनकी जगह दो तीन लाइन लिख के पूरा डायग्राम बना दोगे, यानी कि चित्र बना दोगे, और 2 लाइन या 3 लाइन लिख दोगे तो आपके 5 नंबर भी पक्के हैं। डायग्राम से ज़्यादा नंबर मिलते हैं। यदि आप नहीं लिखोगे तो यदि आप डायग्राम बनाओगे, लाइन कुछ नहीं लिखोगे, तो आपके 4 या 3 नंबर तो पक्के हैं। ओके, 23वां क्वेश्चन है, वक्राण नेफ्रॉन की रचना तथा विधि का वर्णन करो। जो वक्राण होता है उसकी विधि का वर्णन करना है। 5 नंबर का क्वेश्चन है। ओके, वक्राणु का मानव के फलों में पहुंच की उत्सर्जन इकाई कहलाते हैं। प्रत्येक वक्र का असंख्य सूक्ष्म कुंडलित वक्र नलिकाओं या वक्राण होता है। प्रत्येक वक्राण के 2 भाग होते हैं। कितने होते हैं? 2। पहला है मेल फिग्री कोश और दूसरा है स्रावी नलिका। ओके, तो मेल फिग्री कोश में प्यालेनुमा संरचना बेमेन संपूर्ण तथा रुधिर कोशिकाओं का गुच्छा गले मेरूस होता है। मेल भी किसे कहते हैं? मेल फिग्री कोश में प्यालेनुमा, प्याले नहीं, प्याला जो होता है ना, संरचना बेमेन भंपुर तथा रुधिर कोशिकाओं का गुच्छा ग्लोमेरुलस होता है। ओके, आगे हैं, स्रावी नलिकाओं के 3 भाग होते हैं। कितने होते हैं? 3 भाग होते हैं। समिश्र कुंडलित नलिका, दूसरा है मच्छ का हेलने लूप तथा अंतिम कुंडलित नलिका। मच्छ के बारे में पढ़ रहे हैं। मच्छ यू आकार की नलिका हेनलेप रूप के चारों ओर रुधिर केशिकाओं का बना परिनाली कोशिका चालक होता है। वक्राणु का अंतिम कुंडलित भाग चौड़ी गुहा वाले संग्रह नलिकाओं में खुलता है। इसका चित्र आगे है, ये रहा। अब्रावी धमनियाँ ऐसा है, कैसा है? ऐसा है कि कुछ नहीं करना है, आपको दिल जैसा बनाना है और इसको ऐसे करना है, इसको ऐसे करना है, ऐसे करके ऐसे करना है, कुछ नहीं करना, इसको मिला के ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके, और इसको थोड़ा सा चौड़ा करना है, चौड़ा करके ऐसे ऐसे लाना है, ऐसे ऐसे ला के इसको ऐसे लाना है। सॉरी यहाँ नहीं है, इसको ऐसे लेकर ऐसे लाना है और ऐसे बना के ऐसे कुछ बना देना है आपको। ये आपका ये बना गया। ओके, आपके 5 या 4 नंबर पक्के हैं, कुछ नहीं लिखोगे तो। अगला है प्रश्न 31वां, प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण आपका पीछा नहीं छोड़ेगा भैया कभी भी। यदि आप आगे भी साइंस लोगे तो प्रकाश संश्लेषण आएगा, और यदि अभी पढ़ रहे हो आप तो नहीं छोड़ रहे पीछे, आपकी 5 छठी से आने लग गए प्रकाश संश्लेषण। तो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में होने वाले मुख्य 3 घटनाओं का अंतिम वर्णन कीजिए। अंतिम में संक्षिप्त छोटा वर्णन कीजिए। क्वेश्चन आता है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान में 2012 में आया था। इस बार 100% आ सकता है, 100% नहीं तो 90% तो आएगा भैया। हाफ में तो पूरी में जरूर आएगा वार्षिक में, बोर्ड में। उत्तर देखो, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम के दौरान निम्नलिखित घटनाएं होती हैं। ये घटनाएं होती हैं, क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करना। ये प्रक्रिया क्लोरोप्लाज्मा के ग्रेना भाग में होती है। कहाँ होती है? क्लोरोप्लाज्मा में होती है। ग्रेना में उपस्थित क्लोरोफिल अणु प्रकाश ऊर्जा अवशोषित करके इलेक्ट्रॉन निष्कासित करता है। क्या करता है? इलेक्ट्रॉन निष्कासित करते हैं। दूसरा है प्रकाश द्वारा जल के अणुओं का प्रकाशीय अपघटन होता है, जिसमें ऑक्सीजन तथा हाइड्रोजन आयन बनाते हैं। ऑक्सीजन वायु में चली जाती है। कहाँ चली जाती है? वायुमंडल में चली जाती है। ओके, अगला है 3रा पॉइंट में इसका, उपयुक्त दोनों क्रियाओं के फलस्वरूप उत्पन्न इलेक्ट्रॉनिक तथा हाइड्रोजन आयनों में से परिपाचन पदार्थ का निर्माण होता है, जो क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा भाग में कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में अपचयन कर देता है। ओके, 22वां क्वेश्चन है, जंतुओं में नियंत्रण। क्या है? जंतुओं में नियंत्रण एवं समन्वय के तंत्रिक तथा हार्मोन क्रियाविधि की तुलना तथा
व्यतिरेक कीजिए। व्यतिरेक यानी इसकी व्याख्या करना है, कुछ करना है, वो कर देंगे। तो 5वां क्वेश्चन है, सॉरी 5वां नहीं, 5 नंबर का 15वीं और 16 में पूछा गया, RBC में पूछा गया है 15 में, CBSE में 2016 में। ओके। जंतुओं में नियंत्रण संवहनी के 2 तंत्र द्वारा होते हैं, तंत्रिका तंत्र द्वारा और हार्मोनी तंत्र या अंतस्रावी तंत्र के द्वारा। अब इसका विवरण आगे है। पहला है तंत्रिकीय नियंत्रण। यह इनमें क्या करना है, अंतर पैदा करना है कि इनमें क्या अंतर है। यह तंत्रिका द्वारा होता है, किसके द्वारा, तंत्रिकाओं द्वारा होता है। तंत्रिका शरीर में जाल बनाती है, यह एक तीव्रगामी क्रिया है। तंत्रिकाओं द्वारा तुरंत आवश्यक क्रियाओं का नियंत्रण होता है। इसमें तंत्रिका कोशिकाओं संविधांगों से उद्दीपन प्राप्त करके इन्हें मस्तिष्क या मेरुज्जु तक पहुंचाती है। यह उद्दीपन प्रेरणाओं के रूप में मस्तिष्क द्वारा कार्यकारिणी अंग तक को विद्युत आवेश किए जाते हैं। ओके, ये हमारे तंत्र के नियंत्रण हो गए। अभी हार्मोनिक क्रियाविधि, यह हार्मोन्स द्वारा होता है, किसके द्वारा, हार्मोन्स द्वारा। हार्मोन्स का श्रावण अंतग्रंथियों द्वारा होता है। ओके, यह एक मंद गति से होने वाली क्रिया है, यानी धीरे गति से होती है। हार्मोन्स अंतःस्रावी ग्रंथियों से स्रावित होकर लक्ष्य कोशिकाओं में पहुंचकर उनकी उपाचयी क्रियाओं को प्रभावित करते हैं। ओके, ये भी हो गया। लास्ट एंड क्वेश्चन है 33वां, ध्यान से सुनना इसको। किसी उत्तल लेंस का आधा भाग काले कागज से ढक दिया गया है। क्या है, किसी उत्तल लेंस का आधा भाग काले कागज से ढक दिया है। क्या यह लेंस किसी बिंब का पूरा प्रतिबिंब बना पाएगा। अपने उत्तर की प्रयोग द्वारा जांच कीजिए। अपने प्रश्न की व्याख्या भी कीजिए। 6 नंबर का क्वेश्चन है, क्योंकि ये बहुत लंबा है इसीलिए। उत्तर है, लेंस द्वारा वस्तु का पूर्ण प्रतिबिंब बनेगा, परंतु इसकी तीव्रता पहले ही तुलना में कम हो जाती है। प्रायोगिक सत्यापन। सर्वप्रथम एक प्राकर्षीय बेंच के स्टैंड का उत्तल लेंस लगाते हैं। लेंस की फोकस दूरी से कुछ अधिक दूरी पर स्टैंड में एक जलती मोमबत्ती लगाकर दूसरी ओर से मोमबत्ती को देखते हैं। अब लेंस के आधे भाग को काले कागज से ढक देते हैं तथा लेंस के दूसरी ओर मोमबत्ती को देखते हैं। व्याख्या है इसकी। आधा लेंस काला कर देने पर भी उस बिंदु पर किरणें आएंगी तथा मोमबत्ती का पूरा प्रतिबिंब प्राप्त होगा, परंतु किरणों की संख्या कम होने के कारण प्रतिबिंब की तीव्रता घट जाती है। ये आपके 33 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। ओके, आपका ये विज्ञान का IPL क्वेश्चन पेपर यानी कि मॉडल पेपर भी कंप्लीट हो चुका है। हिंदी का और दूसरा किसका था, वो जो इंग्लिश का, वह भी कंप्लीट हो चुका है। विज्ञान में 3 पेपर कंप्लीट हो चुके हैं। ओके, अब आपके लिए शायद संस्कृत या सामाजिक का आएगा। ओके, गणित का लास्ट में आएगा, गणित का भी आ सकता है, लेकिन आप इनको अच्छी तरह से याद कर लो। ओके।